नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, विश्व का इतिहास पढ़ रहे थे और विश्व के इतिहास के दौरान हम लोगों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अध्ययन किए। हम लोगों ने देखा कि अमेरिका जो है इंग्लैंड के उपनिवेश से कैसे मुक्ति पाया, कैसे वो नव राष्ट्र के रूप में उभरा और उभरने के बाद जब उन्हें इंग्लैंड ने एक नव राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया तो फिर उन्होंने अपनी संविधान को लागू किया। अमेरिका की संविधान की विशेषता क्या रही है, अमेरिका की संविधान निर्माण करने में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर अमेरिका का जो संविधान लागू हुआ उसके बाद वो किस तरह से दुनिया के अन्य देशों को प्रभावित किया, हम लोग बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया। बातें हैं कि आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। एक्चुअली जब अमेरिका की क्रांति पढ़ ही लिए, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ ही लिए, तो फ्रांस की क्रांति के बारे में भी जानेंगे। जैसे ही फ्रांस की क्रांति के बात करते हैं, दिमाग में नाना रकम के सवाल आने लगते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, अच्छा फ्रांस की क्रांति किस देश के विरुद्ध हुआ, ये भी मन में सवाल आता है कि फ्रांस की क्रांति किसी देश के विरुद्ध हुआ या नहीं। देखिए, जब हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जाने तो हम लोगों ने देखा कि भाई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक्चुअली इंग्लैंड के विरुद्ध में हुआ। इंग्लैंड का वो गुलाम था, इंग्लैंड उस पर अपना उपनिवेश स्थापित कर चुका था, वो इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, उपनिवेश का मतलब क्या होता है कि भाई कोई वैसे राष्ट्र जो अपने यहाँ से कानून बना करके भेजे और उस राष्ट्र के लोग उसको फॉलो करें, उसका शासन चले, उसके अनुसार वो शासित हो और वहाँ के तमाम व्यवस्थाओं पर पूरा का पूरा उन्हीं का अधिकार हो। एक मोटा मोटी हम लोग ये मान करके चलते हैं कि उपनिवेश का मतलब ये होता है। भारत भी कई दिनों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, ब्रिटेन का अधिकार भारत पर रहा। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो फर्स्ट टाइम आते के साथ ही भारत को उपनिवेश बना लिया था। यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की स्थिति, यहाँ के तमाम तरीके के इन्वायरमेंट उसे उस रूप में ढाल दिया, ठीक है। लेकिन फ्रांस की क्रांति की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के जनता ने फ्रांस के राजा के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। और इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, कौन कौन से कारण थे, इन सारे चीज़ों को हम लोग पूरा डिटेल से विस्तार में समझेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग पूरे दुनिया के जो मानचित्र है उसमें सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस कहाँ पर सिचुएटेड है, फ्रांस की स्थिति कहाँ पर है, फ्रांस कहाँ पर स्थापित है, मतलब पूरे दुनिया के मैप में वो कहाँ दिखता है, उसके आजू बाजू कौन से राष्ट्र है, कौन से देश है। अब स्वाभाविक है, अमेरिका जैसे अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुई, अमेरिका पहला लिखित संविधान लागू करने वाला पूरे दुनिया का एकमात्र देश बन गया, सबसे पहला वही था। उसके बाद दुनिया के अन्य देशों ने भी अपना लिखित संविधान को लागू करना शुरू कर दिया और संविधान के अनुसार जनता को अधिकार दिया गया। ठीक उसी तरह से हम लोग जब फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करते हैं, जब फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं और फ्रांस जब अपना संविधान लागू करता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव किस तरह से पूरे दुनिया के ऊपर पड़ती है। बेसिकली कौन कौन से उसके आसपास में राष्ट्र थे जिनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता था। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग सबसे पहले इसी चीज को देखेंगे कि फ्रांस है कहाँ पूरे दुनिया के मैप में, किस जगह पर स्थित है। ठीक, देखिए, जब ये मैप आप देख रहे होंगे, ये मानचित्र जब देख रहे हैं, पूरे दुनिया का मानचित्र है और ये पूरे दुनिया के मानचित्र में फ्रांस आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। देखिए, एक्चुअली इधर देखिए, ये तो हमारा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग एशिया है, ये वाला भाग यूरोप है, ये मिला हुआ भाग यूरेशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है ना, ये हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं कि इसमें फ्रांस कहाँ पर, तो फ्रांस स्वाभाविक है यूरोप का देश है। किसका है? यूरोप का है, यूरोप महादेश में आता है। ठीक, फ्रांस की जब हम बात करते हैं, फ्रांस की जब हम बात करते हैं यूरोप महादेश में आता है, तो देखिए
यहां पर आपको कुछ इस तरह से एक मैप दिख रहा होगा, मैं इसे कलर कर देता हूं, ये है फ्रांस। ठीक, ये फ्रांस की बड़ी क्षेत्र ये है, मान लेते हैं फ्रांस ये है। फ्रांस के नीचे आप देखेंगे तो आपको स्पेन मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए यहां स्पेन है, और स्पेन में ही एक छोटा सा देश पुर्तगाल था। ठीक, इधर फ्रांस के ऊपरी हिस्सा में यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड किंगडम है, ये वाला देखिए यूनाइटेड किंगडम है। पहले आपको फ्रांस के अगल बगल स्थिति याद होनी चाहिए। हालांकि मैं मान करके चलता हूं कि आप वो जो दुनिया का मैप है उसमें विभिन्न देश जो है लगभग जो पॉपुलर है उनके सिचुएशन आप जानते होंगे कहां पर स्थित है, कहां पर वो एस्टेब्लिश है। ठीक, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और फ्रांस के नीचे स्पेन, इसके ऊपरी हिस्से में है ना पश्चिमोत्तर सीमा में यूनाइटेड किंगडम। इधर देखिए ये इटली है, आगे स्विट्जरलैंड, ये वाला ऑस्ट्रिया, ये जर्मनी, ये बेल्जियम, ये नीदरलैंड। देखिए ये राष्ट्र, मेरा बताने का मकसद ये है कि जब फ्रांस अपने आसपास के सीमा में वृद्धि करेगी या फिर जब फ्रांस दूसरे राष्ट्र से युद्ध करेगा तो स्वाभाविक है पड़ोसी ही उसका क्या होगा? शत्रु होगा। सबसे पहले तो यही होता है ना कि पड़ोसी ही मेरा शत्रु होता है, उसके बाद की बात होती है अगला शत्रु। तो सबसे पहले अगर हम देखें इधर इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, पारसा, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन, ये है फ्रांस के इर्द गिर्द में बसा हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो इधर देखिए गास्को की खाड़ी है, इधर देखिए भूमध्य सागर, ये समुद्र है। ठीक है, इधर इंग्लिश चैनल है। ये एक तरह से हम लोग अब जान गए कि फ्रांस है कहाँ, दिमाग में सेट हो गया कि फ्रांस है कहाँ। ठीक है, फ्रांस के आसपास कौन है, आजू बाजू कौन है। जब हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक, महाद्वीपीय व्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। खैर, वो नेपोलियन बोनापार्ट की बात है, वहां पर अलग बात आती है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग जब इस चीज को अध्ययन करेंगे, किसका? फ्रांस की क्रांति को, तो फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के अध्ययन करते समय सबसे पहले हमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम याद रखना है। क्या? लुई, ठीक है, और लुई बुर्बो वंश का है, और बुर्बो वंश का यहां पर शासन चल रहा है। किसका? लुई शासन कर रहा है। लुई आप ध्यान रखेंगे 14वां, 15वां और 16वां, ये 3 लुई है जिसके शासनकाल में फ्रांस की क्रांति जन्म हुई, फ्रांस की क्रांति मतलब विस्फोट हुई, है ना। तो पहला हम लोग लुई 14वां के बारे में जानेंगे, फिर लुई 15वां के बारे में जानेंगे और लुई 16वां के बारे में। एक बड़ा अच्छा कहावत है, कहा जाता है कि लुई 14वां ने फ्रांस की क्रांति के पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। किसने? लुई 14वां ने। लेकिन लुई 16वां के काल में फ्रांस की क्रांति का विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का विस्फोट जो है लुई 16वां के शासनकाल में हुआ। हो सकता है आपसे सवाल एकदम सीधा पूछ दे, सिंपल पूछ दे कि बताइए फ्रांस की क्रांति जो है वो किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? लुई 16वां के शासनकाल में। अब ध्यान रखिए, फ्रांस की क्रांति एक्चुअली 1789 है ना, 1789 ईस्वी में हुआ। पूरे ऐतिहासिक डेट भी पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके मंथ, एक एक करके डेट भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आगे चल करके फ्रांस में लुई 16वां, है ना, कौन? लुई 16वां, ध्यान रखिएगा, लुई 16वां को 16 जनवरी, कब? 16 जनवरी 1793, ठीक है, 16 जनवरी 1793 को लुई 16वां को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? फांसी। अब यहीं पर पता चलता है कि आगे चल करके कुछ समय बाद जैकोबिन दल का उत्कर्ष होता है, और जैकोबिन दल के बाद फिर आप देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में फ्रांस की शक्ति आ जाती है। ठीक, और तो महत्वपूर्ण हो गया कि हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट एक्चुअली 1799 से 1815 के आसपास की घटना पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि यही होना चाहिए। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 1789 से 1815
15 की घटना का जिक्र करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई है ना। हम लोगों को कहां से कहां तक पढ़ना है? 1789 से 1815 ईस्वी तक। लेकिन क्या हम लोगों का काम चल जाएगा 1789 से? नहीं। जब हम क्रांति की बात करते हैं तो हमें पूरे उसके इतिहास के कई वर्षों का, कई सौ सालों का इतिहास को खंगालना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कि आखिर ये क्रांति हुई क्यों। क्लियर? उसके बाद इसमें हम 3 व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है, लुई 14वां, 15वां, 16वां, वो बुर्बो वंश का शासक था, वहां पर शासन कर रहा था। तो लुई 14वां के शासनकाल में कहता है कि यहाँ ने पृष्ठभूमि, 14वां ने पृष्ठभूमि तैयार की और 16वां के शासनकाल में ये विस्फोट हो गया और लुई 16वां को 16 जनवरी 1793 को क्या दे दिया? फांसी दे दिया गया। फिर यहाँ से ये राजतंत्र खत्म हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन बड़ा नाटकीय व्यवस्था से, पूरा एकदम कहेंगे कि नाटक तरीके से, हालांकि 1793 के बाद गणतंत्र व्यवस्था स्थापित हो जाती है ये फ्रांस में, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में शासन आ जाता है तो नेपोलियन बोनापार्ट एक बार फिर से, ध्यान रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट एक बार फिर से क्या करता है? फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना कर देता है 1804 ईस्वी में, है ना। 1804 ईस्वी में फिर से ये शासक घोषित करता है। जब नेपोलियन की बात करेंगे तब हम लोग वहां पर इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग कुछ लुई 16वां के कार्यकाल में, है ना, लुई 16वां के कार्यकाल में इसके वित्त मंत्री को देखेंगे। वित्त मंत्री को देखेंगे कि वित्त मंत्री कौन कौन से थे और उनका क्या योगदान रहा है और फ्रांस की क्रांति ना हो इसके लिए उन्होंने किस तरह के उपाय किए हैं। ठीक है, बाकी वो जनरल चीजें आप जानते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारण होती हैं और इन कारणों के दौरान हम लोग क्या करते हैं? तो किसी भी क्रांति का, किसी भी आंदोलन का या किसी भी समाज का अध्ययन करते हैं। ठीक, एक चीज ध्यान रखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में तो हुई, ये हो गई 1789 ईस्वी में, लेकिन फ्रांस की क्रांति के अध्ययन करने के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को क्या करना होगा? अध्ययन करना होगा। तो अब एक बात यहां आपके समझ में आया, हमने कहा कि फ्रांस के पुरातन व्यवस्था, ठीक है, फ्रांस की पुरातन व्यवस्था। ठीक है, जब फ्रांस की पुरातन व्यवस्था की हम बात करते हैं कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था है क्या, तो जब इसको अध्ययन आप कर लेंगे ना तो स्पष्ट है कि आप फ्रांस की क्रांति को समझ जाएंगे। तो पुरातन व्यवस्था यह होता है कि जो 1789, है ना, या फिर क्रांति से पहले जो स्थिति थी, जो घटित घटनाएं थी, उनका अध्ययन करना ही पुरातन व्यवस्था कहलाता है। एक मोटा मोटी मान करके ये चले। तो अगर हम पुरातन व्यवस्था की बात करें फ्रांस में, तो फ्रांस में भाई यहां पर देखिए क्रांति हुई, क्रांति 1789 में हुआ, अमूलचूल परिवर्तन हो गया। लेकिन इस अमूलचूल परिवर्तन के पहले की जब हम बात करते हैं, अमूलचूल परिवर्तन की जब हम पहले की बात करते हैं, तो हमें एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी, क्या सिचुएशन था, क्या स्थिति था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं फ्रांस की क्रांति को और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, बाकी जहां जरूरत हो मैं आपको क्वेश्चन क्रिएट करके बता दूंगा और कैसे सवाल पूछेंगे उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, हमने लिया है टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति तथा परिणाम। हमारे टॉपिक ये सिलेबस के अनुसार भी यही है, सिलेबस में यही पढ़ना पड़ता है ना। तो हो गया। अब देखिए हमारा एक एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, आप ये सब नॉर्मल है कि किसी भी देश में होने वाली क्रांति के बीच उसी देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में निहित होती है। बहुत अच्छा बात है भाई, किसी भी देश में जो होने वाली क्रांति है, किसी भी देश में, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जिस देश की बात करें दुनिया में जितने भी देश है, उस देश में उस देश की जनता, है ना, उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में ही निहित होती है। क्रांति का बीज कहाँ होता है? क्रांति का बीज निहित होता है। हालांकि मेंस वाला बात तो नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखिए कि एक चीज हमें ये क्लियर हो गया कि किसी भी देश में अगर क्रांति हो रही तो जनता की स्थिति, और जनता की स्थिति जिस तरह से है उसी तरह से वो क्रांति को जन्म देता है। असंतोष को जन्म देने वाली भौतिक परिस्थितियां क्रांति हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार कर देती है और बौद्धिक चेतना बहुजन, ध्यान रखिएगा, बौद्धिक चेतना बहुजन
को उन परिस्थितियों से मुक्ति पाने हेतु प्रेरित करती है, परिणामतः क्रांति का जन्म हो जाता है। हमने क्या कहा? क्रांति किसी भी देश में हो तो उस क्रांति का बीज उसी देश में कहां पर निहित होती है? तो जनता की परिस्थिति और जनता की मनोदशा में। ये जनता की परिस्थिति और जनता की मनोदशा जो है, इसी के आधार पर वहां पर देखते हैं कि क्रांति के बीज बोया जाता है। ठीक, असंतोष को जन्म देने वाली असंतोष को जन्म देने वाली भौतिक परिस्थितियां क्रांति हेतु आवश्यक होती है, पृष्ठभूमि को तैयार करती है। और बौद्धिक चेतना क्या होती है? बौद्धिक चेतना बहुजन को उस परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें प्रेरित करती है और उसी स्थिति में क्रांति होती है। क्या होती है? उसी स्थिति में क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति का विस्फोट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको समझने के लिए पुरातन व्यवस्था का सर्वेक्षण करना जरूरी है। और पुरातन व्यवस्था के बारे में हमने बताया कि पुरातन व्यवस्था होता क्या है। हालांकि आपको यहां पर मैंने लिख दिया है कि पुरातन व्यवस्था क्या है। पुरातन व्यवस्था क्या है? तो पुरातन व्यवस्था भाई क्रांति के पहले, है ना, क्रांति के पहले की व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था कहते हैं। जो क्रांति के पहले व्यवस्था होगा उसे पुरातन व्यवस्था कहेंगे। और ये सब देश के ऊपर लागू होता है, सिर्फ फ्रांस के ऊपर नहीं, है ना, ये सब देश के ऊपर लागू होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। क्या जाता है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। फिर जब विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण करने के बाद वहां पर उन सारे क्षेत्रों में जो जटिल समस्या है उसको समझने की कोशिश किया जाता है। क्या किया जाता है? समझने की कोशिश किया जाता है। और जब समझ लेते हैं लोग तो वही तो पृष्ठभूमि तैयार कर देता है क्रांति का। क्या करता है? पृष्ठभूमि जो है वही क्रांति को तैयार करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे। पहले समझेंगे राजनीतिक स्थिति। क्या समझेंगे? राजनीतिक स्थिति। यहां से अब हमारे सवाल क्रिएट होना शुरू होंगे। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सवाल, अब यहां से आपको सवाल पूछेगा, चाहे समय से हो, व्यक्ति से हो, लेकर के कहीं ना कहीं किसी चीज से होकर के आपको पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांसीसी राजनीतिक का जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जाए, निरंकुश जिस पर कोई संविधान ना हो, निरंकुश जिस पर कोई शक्ति ना हो जो कि उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सके, है ना। तो ये निरंकुश की परिभाषा है। निरंकुश का मतलब है, कहता है कि निरंकुशता को स्थापित करने वाला कोई और नहीं बल्कि लुई 14वां था। कौन था? लुई 14वां। लुई 14वां का समय जो रहा 1661 से 1775, इनका जन्म 1661 में और 1715 तक ये क्या किए? शासन किए, मतलब 1715 में इनकी मृत्यु हुई। ये हो गया लुई 14वां का समय। तो जो फ्रांस में हम लोग निरंकुशता की बात करते हैं, निरंकुशता उसकी विशेषता रही है, वो कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया लुई 14वां ने। किसने किया? लुई 14वां ने उसको स्थापित किया। देखिए ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज हूं, मेरी बात ही कानून है। भाई इसका मतलब समझ रहे हैं? लुई 14वां जो है निरंकुशता या निरंकुश राज्य की स्थापना कर दिया। इन्होंने उसे एकदम चरम सीमा पर ले गया। इन्होंने हमेशा कहा करता था कि मैं ही राज हूं, मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है और मेरी बात ही मेरी कानून है, मेरी बात ही मेरी कानून है। तो ये वाला मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि लुई 14वां कहता था, ना कि 16वां कहता था। लुई 14वां अपने शासनकाल के दौरान अस्थायी सेना का गठन कर सामंतों को कठोरता पूर्वक दबाया। एक्चुअली देखिए, अब एक यहां बात आती है सामंती व्यवस्था। ठीक, यूरोप की जो व्यवस्था है, यूरोपीय व्यवस्था में सामंती व्यवस्था एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है ना। तो सामंती व्यवस्था में सामंत लोग होते थे कि राजा को कंट्रोल करते थे। सामंत लोगों के पास हर एक तरह की शक्ति होती थी, उनके पास सैन्य शक्ति भी होती थी और अर्थव्यवस्था की भी शक्ति होती थी। ठीक है, तो सामंती व्यवस्था के ऊपर काबू पाने के लिए, सामंतों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए लुई 14वां ने कई काम किया। लुई 14वां अपने साम्राज्य में
स्थिति को हालांकि सुधारने के लिए भी तरह तरह के काम करने की कोशिश किया। इन्होंने सामंतों को कठोरतापूर्वक दबाया, प्रशासनिक अधिकारी से वंचित किया, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी बनते थे या प्रशासनिक पद पर जो जाते थे उस पद पर से इन्हें वंचित किया। प्रशासन तंत्र का पूर्ण केंद्रीकरण कर दिया। पूर्ण केंद्रीकरण का मतलब यह है कि अब प्रशासन तंत्र का मालिक मात्र राजा रहेगा, है ना, और सामंतों का उस पर प्रभाव बहुत कम ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया भाई, वो तो पहले से ही बने आ रहा था। वह कार्यकारिणी, विधायिनी और न्यायिका तीनों शक्तियों का अब स्रोत बन गया। कौन? लुई 14वां। तीनों कानून वही बनाएगा, कानून को फॉलो वही करवाएगा और न्याय व्यवस्था भी वही देखेगा, मतलब दंड वगैरह देने का भी काम लुई। तो कहने का मतलब ये है ना कि लुई 14वां का शासनकाल जो था, लुई के 14वां के शासनकाल में निरंकुशता का जो हम लोग बात करते हैं, निरंकुश विचारधारा की जो हम लोग कल्पना करते हैं या देखते हैं, वो लुई 14वां के शासनकाल में चरम सीमा पर चल गया। सोचिए, ये जो तीनों पावर है ना, वो तीनों पावर का स्रोत था, मुख्य यही था, यही कानून बनाता था, यही कानून को फॉलो करवाता था और फिर दंड वगैरह देने का भी काम यही करता था। ठीक, प्रशासन पर राजा का इतना व्यापक नियंत्रण था कि वह प्रशासन जो है, उस प्रशासन पर राजा का इतना व्यापक नियंत्रण था कि वह कोई भी, है ना, वह कोई भी कानून बना सकता था, किसी भी प्रकार का कर लगा सकता था, इसमें कोई टेंशन नहीं। राजा अपने सुख सुविधा के लिए अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकता था? कानून बना सकता था, कोई भी कर लगा सकता था, ठीक है, युद्ध की घोषणा कर सकता था, महत्वपूर्ण महाभियोग पर स्वयं निर्णय ले सकता था, यहां तक कि एक मामूली राजकीय पदाधिकारी की नियुक्ति भी राजा के इच्छा पर होती थी। मतलब अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को राजकीय पद पर नियुक्त करना है, किसी व्यक्ति को सरकारी जॉब में जाना है, तो वहां पर वो भी राजा के ऊपर डिपेंड करता था, राजा के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, तो निरंकुशता का मतलब क्या है, निरंकुश होता क्या है, लुई 14वां किस प्रकार के शासक था, आप इनके कार्यों से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर राजकीय पद पर, जो साधारण पद है जिसको कोई वैल्यू नहीं, उस पद पर भी अगर नियुक्ति पाना है तो वो राजा की इच्छा जरूरी था। राजा अपने इच्छा के आधार पर उसे नियुक्त करता था। राजा के अनुमति के बिना गांव के गिरजाघर की मरम्मत तक भी नहीं होती थी। अब सोच रहे हैं, अगर गांव का भी गिरजाघर है तो राजा अगर उन्हें अनुमति नहीं दिया है तो वो गिरजाघर मरम्मत नहीं हो सकता था, गिरजाघर की मरम्मत नहीं की जा सकती थी। राजा अपने राज्य में जिसे चाहे कैद कर सकता था, बिना मुकदमा चलाए चाहे उसे सजा दे सकता था, और सिर्फ राजा ही नहीं, उसका कोई भी कृपा पात्र इस अधिकार का उपभोग कर सकता था। अब यहां पर आया ट्विस्ट। एक बात यहां समझिए, अगर राजा ये सब कर रहा था तब तक दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं था। राजा के पास जो अधिकार था, असीमित अधिकार था, राजा के ऊपर किसी तरह का अंकुश करने लगाने का पावर नहीं था, कोई वैसा मतलब कि संस्था नहीं थी। हालांकि एक संस्था थी, मैं बताऊंगा आगे चल करके, एक संस्था थी जो राजा के कार्यों के ऊपर अंकुश लगाती थी और वो जनता के हित के बारे में बात करती थी। लेकिन 175 साल से उसकी बैठक ही नहीं हुआ था, है ना, ये 175 साल से उस संस्था का बैठक हुई नहीं था। और ताज्जुब तो तब लगता है कि जब लोगों ने पहली बार उस संस्था की बैठक करवाई तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं था जो उस संस्था के नियम, कानून, बहुमत या वोट वगैरह या संचालित करने या कार्यों का संचालन करने के लिए जान पाए। सब लोग भूल चुके थे, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। फिर बहुत चीज़ों को खंगाला गया, बहुत चीज़ों को अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद थोड़ी बहुत उस संस्था के कार्यों के बारे में लोग जान पाए। ठीक है, अभी उसको यहीं पर आगे बात करेंगे। यहां हमने कहा कि राजा के पास जितना अधिकार था वो आपने देख लिया, लेकिन सिर्फ राजा के ही पास नहीं था। राजा के जो कृपा पात्र व्यक्ति होते थे, जो राजा के चापलूस होते थे, जो राजा के सबसे करीब होते थे, उनको भी राजा ने ये अधिकार दे रखा था कि किसी को भी कैद कर ले, किसी को भी बिना मुकदमे सजा दे दे, किसी के ऊपर भी आप कानून बना करके कर लगा दें,
है ना। तो ये राजा के कृपा पात्रों के पास भी अधिकार था, लेकिन वो अधिकार कैसे मिलता था, कैसे लिया जाता था, इस चीज को समझिए। ठीक है, कृपा पात्र के बारे में तो हमने कहा कि उसके कृपा पात्र को भी इसे वो अधिकार था, विशेषाधिकार, और ये लोग भी उसका उपभोग करते थे। बस उसको पाने के लिए उसे केवल राज्य की मुद्रा वाले पत्र की आवश्यकता थी। मतलब एक मुद्रा पत्र होता था, उस मुद्रा पत्र पर राजा का सिग्नेचर होता था, राजा उस पर साइन करता था, और फिर उस मुद्रा पत्र का इतना वैल्यू था कि वो स्वयं राजा बन जाता था। क्या होता था? स्वयं राजा बन जाता था। ठीक है, राजा के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई जनप्रतिनिधित्व सभा या सदन नहीं था। वहां एक स्टेटस जनरल थी, ऐसा नहीं था कि नहीं था, स्टेटस जनरल थी, पर 1614 से के बाद से, है ना, 1614 के बाद से कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था, वह बिल्कुल प्रभावहीन हो गया था, मृत अवस्था में थी। तो जनरल स्टेटस, सॉरी स्टेटस जनरल है ना, स्टेटस जनरल। अब यह स्टेटस जनरल क्या है, तो आपको बता दें कि फ्रांस में जब सामाजिक विभाजन हम पढ़ते हैं, कहां पर? फ्रांस में जब हम सामाजिक विभाजन पढ़ते हैं तो फ्रांस में हमें 3 तरह के सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। कितने तरह के? 3 तरह के सामाजिक विभाजन। ठीक है, जब हम फ्रांस में सामाजिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 3 तरह के सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। पहला, प्रथम स्टेटस। ठीक है, देखिए कहीं कहीं ये लगा देता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि वो गलत है। प्रथम स्टेटस। दूसरा है द्वितीय स्टेटस, द्वितीय स्टेटस। ठीक है, दूसरा स्टेटस यहां होगा, है ना, और तीसरा है तीसरा स्टेटस। पहला, दूसरा, तीसरा। आप कहेंगे सर ये तो आप समझा क्यों रहे हैं, ये तो डायरेक्ट बताने वाली चीज है ना, स्टेटस नहीं। अब आपको इसमें क्या समझना है, आगे चल करके हम बात करेंगे कि प्रथम द्वितीय स्टेटस क्या है और ये क्या होता है, क्यों समझा रहे हैं। देखिए, प्रथम स्टेटस की जब बात करते हैं तो इसमें कौन आता है और इसमें कौन आता है, और इसमें जैसे इसमें पादरी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? पादरी लोग। इसमें हम देखते हैं तो सामंत व कुलीन आ जाता है। ठीक, और इसमें साधारण वर्ग आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि यही व्यवस्था आप सामंत वर्ग में भी, सामंती व्यवस्था में भी पढ़े होंगे। सामंती व्यवस्था, है ना, यही है सामंती व्यवस्था का तीनों स्टेटस। तो देखिए, कहता है प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग आते थे, दूसरा स्टेटस में सामंत वर्ग आते थे, और तीसरा स्टेटस में साधारण वर्ग आते थे। हालांकि इन तीनों में भी कई उपवर्ग भी था। क्या था? कई उपवर्ग भी था। ठीक है, कई उपवर्ग था। जैसे पादरी में देखेंगे तो निम्न पादरी और उच्च पादरी होता था। सामंत या कुलीन वर्ग में भी देखेंगे, है ना, सामंत या कुलीन वर्ग में भी देखेंगे तो इसमें भी कई वर्ग देखने को मिलता था। साधारण वर्ग में भी कई वर्ग बटे हुए थे, और इन तीनों का एक असेंबली या सभा होता था। क्या होता था? सभा होता था। इन तीनों का मिला हुआ रूप, है ना, तीनों का मिला हुआ रूप, इसलिए उसे स्टेटस जनरल कहा जाता था। तो भाई लगभग 175 साल से इन तीनों का कभी बैठक ही नहीं हुआ। राजा ने कभी इन तीनों को बैठक किया ही नहीं, इन तीनों को बुला करके कभी बैठक किया ही नहीं। आगे चल करके बड़ा मजेदार वाली बात आएगी कि ये पादरी लोग जब, या सामंत या जनसाधारण वर्ग का बैठक नहीं हो रहा था तो इसमें डिमांड कौन किया, मांग कौन रखा। हालांकि ये लोग पूरे मजे में थे, साधारण वर्ग पीछे जा रहे थे। ठीक है, इसी में कहता है कि पादरी पूजा पाठ कराता है, सामंत लड़ाई लड़ता है, और साधारण वर्ग को कर्तव्य है कि वो कर लगाए। तो आप देखेंगे आगे चल करके समाज में ये दोनों वर्ग कर फ्री था, है ना, टैक्स फ्री था, इन्हें किसी प्रकार के कर नहीं देना पड़ता था। सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में कर जो लेने की बात होती थी वो साधारण वर्ग से लेने की बात होती थी। तो ये लोग ही विद्रोह करेंगे, इन्हीं लोगों का योगदान रहेगा। ठीक है, समझ गए कुल मिलाकर के कि क्या हम बता रहे हैं।
अब यहां पर ध्यान रखिए, जब हम स्टेटस जनरल की बात करते हैं कि स्टेटस जनरल लगभग 1614 से लेकर के कभी बैठक ही नहीं हुआ था। पहली बार बैठक हुआ वो बताएंगे लुई 16वां के शासनकाल में, मतलब 175 साल तक बैठक नहीं हुआ। तो लोग सारे चीज इस स्टेटस जनरल के नीति नियम सब कुछ भूल गए थे, है ना। और ये बिल्कुल मृत अवस्था में चला गया था, लोगों को उम्मीद भी नहीं था कि अब स्टेटस जनरल की बैठक भी होगी। फिर इसके अलावा ऐसी स्थिति में यदि कोई संस्था थी जो राजा के स्वेच्छाचारी पर अंकुश लगा सकती थी तो वह थी पार्लिमा। क्या था? एक पार्लिमा है, ध्यान रखिएगा, ये पेरिस में पार्लिमा, ठीक है। एक पार्लिमा भी संस्था थी जो कि राजा के स्वेच्छाचारी अधिकारों पर अंकुश लगाया जाता था। ये पेरिस में था, वहां राजधानी में, ठीक है। मतलब कानून वगैरह बनता था तो इसके पास भेजा जाता था और भेजने के बाद जब ये मुहर लगा देता था तो भी वापस आता था। इसकी संख्या लगभग 13 थी। इसकी स्थिति उच्च न्यायालयों की तरह थी। सबसे शक्तिशाली पेरिस की पार्लिमा थी, मतलब टोटल 13 संख्या में पार्लिमा थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पेरिस वाला था और पेरिस वाला का सबसे शक्तिशाली था। न्याय के अलावा इसका मुख्य काम था राजा के आदेशों को कानून रूप से प्रदान करना। मतलब अब पार्लिमा के बारे में जानिए। पार्लिमा की संख्या टोटल 13 है। कितनी है? 13 है। ये लगभग देश के विभिन्न जगहों में लागू था, लेकिन सबसे जो शक्तिशाली पार्लिमा थी वो शक्तिशाली पार्लिमा पेरिस की थी, ठीक है। किसके पास थी? पेरिस के पास। अब देखिए यहां पर आपको समझना क्या है, तो जो पार्लिमा का कार्य है, पार्लिमा का मुख्य काम क्या है? राजा के आदेशों को कानूनन रूप प्रदान करना। मतलब कि जैसे राजा आदेश लगाया कि आज इस क्षेत्र में इतना टैक्स लगाया जाए, इतना टैक्स बढ़ाया जाए या इस तरह का कानून लगाया जाए, ठीक। अब वो मुहर लगाता था, मुहर लगा करके वो कानून बन गया। क्या हुआ? कानून बन गया। हमारे देश में कानून बनाने की व्यवस्था क्या है? पहले वो ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्ट लोकसभा या राज्यसभा किसी में जाएगा, अगर एक सभा से पास हुआ दूसरे सभा में जाएगा, दूसरे सभा ने भी पास किया, फिर फाइनली राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति ने उस पर साइन मोहर कर दिया तो वो ड्राफ्ट जो है वो कानून में बदल जाएगा। क्या होगा? कानून में। तो वो ड्राफ्ट भटकते रहते हैं, ड्राफ्ट भटकने के बाद वो सीधे सीधे कानून बन जाते हैं। नोट में मैंने लिखाया है कि पार्लिमा का पद कुलीन लोग खरीद लिए, बाद में वह वंशानुगत हो गया। अब यहां पर समझिए, जो पार्लिमा का पोस्ट था, पार्लिमा का जो पद था, है ना, उसमें लोग खरीद करके जाते थे, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो जा सकते थे, ठीक है। तो सबसे पैसा उस समय में फ्रांस में कुलीन वर्ग के लोग थे। अब कुलीनों के पास अत्यधिक धन होने के चलते पार्लिमा के सीट ही खरीद लेते थे और ये कुलीन लोग जो है राजा के चापलूस होते थे। किसके चापलूस होते थे? राजा के। तो राजा जब कोई कानून बनाए, कोई आदेश लाए तो राजा के बात को उल्लंघन ही नहीं किया गया, है ना। उसके कानून के ऊपर कोई अवरोध का ये मार्ग ही उत्पन्न नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि जब पार्लिमा के पास कोई आदेश भेजा जाए तो वो कानून के रूप में तुरंत बन जाता था। और वो जो कुलीन वर्ग है, जब उसे पद को खरीदा, पद को खरीदने के बाद धीरे धीरे वो अपने आप को पैतृक संपत्ति समझ बैठे, वो वंशानुगत हो गया। अब एक व्यक्ति, उसका पुत्र उस पार्लिमा का अधिकारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि पार्लिमा का पद शुरू में वंशानुगत नहीं था, बाद में ये वंशानुगत हो गया। जिस तरह का शासन लुई 14वां ने स्थापित किया था उसके लिए योग्य राजा की आवश्यकता थी। बहुत अच्छा। अब यहां पर समझिए, एक्चुअली बात ऐसी है कि जब लुई 16वां ने पूरा कठोरता से शासन को लागू किया, पूरे राज्य में व्यवस्था को संचालित करने का काम किया, वो नियम इतने फास्ट किए, अधिकारी को इतने कठोर बना दिया कि सामंत जो है निरस्त हो जाए, सामंत के शक्ति क्षीण हो जाए। लेकिन ये सिर्फ कहा जाता है कि लुई 14वें तक ही रहा। लुई 14वां ने जिस तरह का शासन व्यवस्था स्थापित किया उसके लिए किसी योग्य व्यक्ति का होना जरूरी था, अन्यथा वो खत्म हो जाता। अब अकबर के बारे में सुने। अकबर ने बहुत बड़े साम्राज्य स्थापित किया और औरंगजेब ने उस साम्राज्य को और विस्तार कर दिया। औरंगजेब ने उस साम्राज्य को और विस्तार कर दिया। हालांकि अनेक विद्वान अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसमें देखिए, औरंगजेब के शासनकाल के आते आते चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी मुगलिया सल्तनत, लेकिन उस सल्तनत को संभालने के लिए एक सशक्त, कठोर, योग्य, शक्तिशाली, दूरदर्शी, निपुण शासक की जरूरत होती थी। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही उसका जस्ट अपोजिट शासक आए। परिणाम क्या हुआ?
मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे विघटन की ओर जाने लगा। ठीक, जब हम लुई 14वां की बात करते हैं तो लुई 14वां जो शासन व्यवस्था को स्थापित किया फ्रांस में, राजा के शक्ति को जो बढ़ाया, राजतंत्र के जो वैल्यू बढ़ाया, उन्होंने राजा को एक निरंकुश के रूप में स्थापित किया, राजतंत्र को निरंकुशता प्रदान की। उस निरंकुशता को संभालने के लिए, उस निरंकुश राज्य को चलाने के लिए एक योग्य शासक की जरूरत थी, एक योग्य राजा की जरूरत थी। लेकिन लुई 14वां के बाद जितने भी शासक हुए वो अयोग्य साबित हुए, लापरवाह, विलासिता, अदूरदर्शी, लच्चर, इस तरह के वो शासक आए। हालांकि आगे चल करके हम बताएंगे, है ना, लुई 16वां किस तरह का शासक था, जितना इतिहास में उसे बढ़ चढ़ करके बदनाम किया गया, सचमुच में उस तरह था कि नहीं था, है ना। तो एक योग्य व्यक्ति की जरूरत थी, एक योग्य राजा की जरूरत थी, तभी उस व्यवस्था को बनाए रख सकता था। लुई 15वां जो 1715 से 1774 तक शासन किया, ये कमजोर ही नहीं बल्कि विलासी और फ्रांस तथा अपने हितों के प्रति भी लापरवाह सिद्ध हुआ। बिल्कुल, इन्होंने तो लुई 15वां ने शासन किया, लेकिन एक नंबर विलासी व्यक्ति था, ऐशो आराम के जीवन जीता था, इसे कोई मतलब नहीं। कर उगा रहा है, सामंतों के हाथ में, कुलीनों के हाथ में, पादरियों के हाथ में पूरी शासन शक्ति है, बस इनको ऐशो आराम की जरूरत है। अपने प्रति ये लापरवाह था, है ना। लुई 15वां, उसके मतलब है लुई 15वां। लुई 15वां के शासनकाल में वर्साई का जीवन विलासिता और षड्यंत्र का अब केंद्र बन गया। भाई, राजा को खुश रखे, लापरवाह व्यक्ति है ना, राजा को खुश रखे। वर्साई के महल में ये है, आपने जो देखा था पीछे पिक्चर लगा हुआ था, ये वर्साई का महल था। इसी महल में इसका जीवन जो है ये वाला है ना, ये वर्साई का महल है। ये षड्यंत्रकारी और विलासिता का केंद्र बन गया। ठीक, अब लोग राजा को खुश रख रहे हैं, अपना काम निकलवा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, राजा के ज़्यादा से ज़्यादा चाहता और कृपा पात्र बनने की कोशिश किया जा रहा है। राज्य कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है कि जब उसको कुछ योग्य परामर्शदाताओं ने उन्हें सुझाव दिया कि फ्रांस में सुधार करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वर्तमान व्यवस्था में भी उसका समय कट जाएगा। मतलब देखिए, फ्रांस में जो स्थिति थी, फ्रांस, हम लोग अभी एक जगह पर केंद्रित हैं, फ्रांस के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब हम यूरोपीय घटनाओं को देखते हैं तो ये 1700, 1600, 1800 का जो ईस्वी चलता है, ये पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं परिवर्तन का काल माना जाता है। पुनर्जागरण काल हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक युग का प्रारंभ हो रहा है, आधुनिक युग की शुरुआत हो रही है, उपनिवेशवाद की कल्पना साकार कर रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये यूरोप के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इस तरह की घटना घटती है। यूरोप के दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फ्रांस सोया हुआ है और उधर पूरे दुनिया में क्या घट रही है। तो फ्रांस को भी कई युद्धों में उलझना पड़ रहा है। फ्रांस के राजा वाले सोया हुआ है, वहाँ के कुलीन, वहाँ के सामंत वर्गों के हाथों में युद्ध वगैरह के जो शक्ति है, वो लोग युद्ध लड़ रहे हैं राजा से अनुमति लेकर के। तो वही कहने का मतलब है कि जब वर्तमान व्यवस्था की हम बात करते हैं, जब फ्रांस की वर्तमान व्यवस्था की बात करते हैं तो कुछ परामर्शदाता जो है उसमें सुधार करने की मांग किया। बोला कि जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है इसमें राजकीय घाटा हो रहा है, युद्ध में अधिक धन खर्च हो रहा है, उधर 30 वर्षीय युद्ध लड़ रहा है ना, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध चल रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे अमेरिका के साथ युद्ध में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध किया, उसमें भी बहुत सारे धन खर्च हुआ। मतलब ऐसा नहीं था कि फ्रांस की आर्थिक क्षति नहीं हो रही थी, लेकिन जब परामर्शदाताओं ने इन्हें समझाने की कोशिश किया, परामर्शदाताओं ने बताया कि सुधार करने की जरूरत है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि कोई बात नहीं, वर्तमान स्थिति में मेरा जीवन कट जाएगा, बाकी दुनिया या भविष्य या आने वाले पीढ़ी को बारे में हम नहीं जानते, जो वर्तमान समय है उसमें मेरा जीवन जो है वो कट जाएगा। हो सकता है आपसे सवाल कर दे कि वर्तमान व्यवस्था में भी उसका समय कट ही जाएगा, ये स्टेटमेंट किसका है? तो लुई 15वां का था। किसका था? लुई 15वां का ये स्टेटमेंट था, लुई 15वां का कहना था।
उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जब वो मरने वाला था, जब कह रहा है कि लुई 15वां मरने की स्थिति में था, तो मरने से पहले उन्होंने क्या कहा कि मेरे मृत्यु के बाद प्रलय होगी फ्रांस में। बिल्कुल प्रलय हुआ, इनका स्टेटमेंट भी सही हुआ। इन्होंने कुछ उस तरह के सिचुएशन क्रिएट करके चल गया था, इन्होंने उस तरह के कुछ व्यवस्थाओं को क्रिएट करके चला गया था जिससे उन्हें अनुभव हो चुका था कि भाई फ्रांस में प्रलय की स्थिति स्पष्ट रूप से आएगा, है ना। तो जब मरने की अवस्था में था, मरने से कुछ समय पहले इन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद फ्रांस में प्रलय आएगी। ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस रहा है, एग्जाम में पूछने का भी कई बार कोशिश किया, मतलब पूछा गया है, पूछता है कि मेरे मृत्यु के बाद प्रलय होगी। ये स्टेटमेंट किसका था? लुई 14वां, 15वां, 16वां, 18वां, ये ऑप्शन में रहता है, 17वां का जिक्र नहीं होता। तो लुई 15वां का जिक्र हो रहा है। ऐसे निराशजनक स्थिति में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। अब सोचिए कि जब लुई 15वां का शासनकाल रहा, लुई 15वां जब शासन किया, तो लुई 15वां के शासनकाल में फ्रांस की स्थिति क्या थी? हर एक तरह से अगर हम उसके अध्ययन करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं फ्रांस में प्रलय की स्थिति इसके शासनकाल में आ चुका था। बस जरूरी थी उस बारूद के चिंगारी पर और बारूद के ढेर पर चिंगारी की, है ना। अगर दिया जाए वो चिंगारी तो बारूद विस्फोट करेगा ही करेगा। इस विस्फोटक स्थिति में लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा। अब उतने कठिन परिस्थिति में, वैसी अवस्था में बैठा, तो इससे क्या उम्मीद लगा सकता था कि फ्रांस की स्थिति को सुधारा भी जा सके, है ना। उसने ना तो स्वयं निर्णय करने की क्षमता थी, किसमें? लुई 16वां में। और साथ ही साथ ये एक चीज, मतलब इसमें एक डिमेरिट था, स्वयं तो निर्णय नहीं ले सकता था, लेकिन अगर इनके कोई कान भर देते किसी के विरोध में तो भाई ये उसके बहकावे में भी बड़े जल्दी आ जाते थे। इनके पास सबसे बड़ा डिमेरिट था, है ना। फलानवा ये गलती किया है, फलानवा ये चोरी किया है, उसको दंड दे दीजिए तो ये दंड दे देता था, उसको पद से हटा दीजिए तो पद से हटा देता था। और स्वयं निर्णय लेने की शक्ति इसके पास नहीं था, किसी दूसरे के सवाल को समझ भी नहीं सकता था। इसके पास ये डिमेरिट था। इसके पास, लुई 16वां के पास, वह बुद्धिहीन नहीं था। अब एक शब्द हमने लिखा कि लुई 16वां बुद्धिहीन नहीं था, इनके पास विवेक था, है ना। इनके पास बुद्धि थी, पर निरर्थक कार्यों में अपना समय ये बर्बाद कर देता था। जहां समय लगाना चाहिए, जहां समय देना चाहिए, वो समय में क्या करता था? अपना पूरे जीवन बर्बाद कर दिया, उस कार्य में अपना समय को बर्बाद कर दिया। अब बताइए, आपको एक बड़ा यहां पर पॉजिटिव बात बता रहा हूं, इसे अपने जीवन में उतारिए। लोग सफल नहीं होते हैं, बुद्धिमान होने के बावजूद, खूब पढ़ने के बावजूद, अथक प्रयास करने के बावजूद भी अगर वो सफल नहीं हो रहा, इसके पीछे ये रीजन है कि वो उचित दिशा में कार्य नहीं कर रहा है ना। अगर हम लुई 16वां की बात करते तो ये भी विवेकहीन नहीं था, बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं था, लेकिन इसका जो काम होता था ना, वो वैसे कार्य में काम करता था, वैसे कार्य में समय देता था जो बिल्कुल बेकार है। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई बढ़िया से कर रहे हैं, आप हर एक तरह की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ रहा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उस चीज़ को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे क्षेत्र में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ते हैं, विवेक बढ़िया है, मेहनती है, आपको समझ में भी आता है, लेकिन आप सफल नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो मार्ग से आप भटक रहे हैं। तो लुई 16वां के साथ भी यही घटना घट रही थी कि लुई 16वां बुद्धिहीन नहीं था, लेकिन ये निरर्थक कार्यों में अपना समय बर्बाद करता था। राज्य की समस्याओं में उसका कोई भी विशेष रुचि नहीं था। वह अनेकों मंत्रियों की नियुक्ति किया और किसी दूसरे के कहने पर पदच्युत भी कर दिया। कहता है कि बड़ी जल्दी अपने शासनकाल में किसी मंत्री को नियुक्ति कर देता था। बहुत अच्छा, थोड़ा सा चापलूसी करे, महाराज हमरो रख लीजिए, हमारा स्थिति गड़बड़ है, हम आपके एकदम कृपा पात्र हैं, हम आपके हर एक बातों पर खरा उतरेंगे, हम आपके बातों को इग्नोर नहीं करेंगे। बोला राजा, मिल गया नौकरी तेरे को। लेकिन फिर उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें कह दिया कि वो बेकार आदमी है, वो चापलूस है, वो खा जाएगा, डुबा देगा राज्य को, तो उसको तुरंत हटा देता था। बोलता हटा, जरूरत नहीं है। तो स्वयं इस बातों को ये निर्णय नहीं ले पाता था कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक, एक मैंने नोट में लिखा है, लुई 16वां पर उसकी पत्नी मेरी अंतवायनता, ठीक है, क्या नाम है? अंतवानेत, ये इनकी पत्नी थी मैरी, ठीक है। मैरी को खुन्नी मैरी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा,
खूनी मैरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और क्योंकि इन्होंने खतरनाक तरीके से हत्या या कत्ल करवाई थी। नहीं, सॉरी, ये इनको नहीं, एडवर्ड मैरी को कहा जाता है। मैरी नेत को नहीं कहा जाता है ना। तो मैरी जो थी ये लुई 16वां की पत्नी थी, और ये लुई 16वां के ऊपर मतलब इनका प्रभाव बड़ा जबरदस्त था। जैसे आप मुगल डायनेस्टी में पढ़े होंगे जहांगीर का शासन। किसका शासनकाल? जहांगीर का शासनकाल। तो जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव था। नूरजहां जो कहती जहांगीर करता था। ठीक उसी तरह से लुई 16वां के ऊपर इस मेरी का प्रभाव था। जो मेरी कहती वो करता। मेरी कहाँ के थी? तो मेरी ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी। ठीक है, जो लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवायनेत जो है, ये मेरी एंतवायनेत जो है ये ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी, और ये बड़ा ही अभिमानी, जिद्दी, विवेकहीन और फिजूल खर्च वाली महिला थी। अब इस तरह के किसी को पत्नी मिल जाए तो उसको कई कुल विनाश करके छोड़ेगी, है ना। बहुत स्मार्ट रानी भी है, लेकिन अभिमानी हो, जिद्दी हो, विवेकहीन हो और फिजूल खर्च वाली महिला हो तो वो लड़का बर्बाद हो जाएगा। उस लड़का का कई पुश्त बर्बाद हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो कभी भी ऐसे महिला से विवाह मत करना आप सभी, कि जो अभिमानी हो, जिद्दी हो और विवेकहीन हो और फिजूल खर्च वाली हो, क्योंकि इन्होंने लुई 16वां को बर्बाद कर दिया। लुई 16वां के शासनकाल में इन्होंने क्या किया? फ्रांस की क्रांति विस्फोट करवा दिया। वह सदा लोभी और चाटुकारों से घिरी रहती थी। अब ऐसी महिला के साथ स्पष्ट है लोभी और चाटुकारा आदमी घिरे रहेंगे। जिसके पास बुद्धि नहीं है तो उसे बढ़िया बढ़िया बात बताओ, बढ़िया लगेगा। जो महिला विवेकहीन है, जो महिला जिद्दी है, जो महिला बेफिजूल खर्च वाली है, उसके साथ दोस्ती करना लोगों को बड़ा आसान हो जाता है। चाटुकारिता करिए, है ना, क्या कीजिए? चाटुकारिता कीजिए और उसे बढ़िया बातों में बताइए, समझाइए, तो लगेगा उसको हाँ ये बढ़िया बोलता है। रोचक बात यहाँ पर ये है, इस चीज को समझिएगा कि आलोचकों को वह मतलब यहाँ पर मेरी, है ना, एंतवायनेत, मेरी एंतवायनेत, आलोचकों को वह ऐसे सायरन, भोंपू, सायरन मतलब समझते हैं, भोंपू, है ना, सायरन, आलोचकों को वह ऐसे सायरन के समान प्रतीत होती थी जो कि राज्य रूपी जहाज को चट्टानों की ओर ले जा रहे हो। ये बात बोला कौन ने? H.A.L. फिशर ने। किसके बारे में बोला गया? तो लुई 16वां के पत्नी के बारे में बोला गया है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। भोंपू याद रखिएगा ना, भोंपू बजाने वाला, सायरन बजाने वाला, है ना, सायरन जो बजता है वो। तो ये सायरन वाला शब्द याद आ जाएगा तो पता चलेगा ये लुई 16वां की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है। और ये कोई और नहीं बल्कि फिशर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? फिशर। फिश मतलब मछली, फिशर। तो ये जहाज को चट्टानों की ओर ले जाने की बात कर रहा है। किस तरह से? एक बार फिर से समझिए। आलोचकों को वह ऐसे सायरन के समान प्रतीत होती थी जो कि राज्य रूपी जहाज को, राज्य को यहां पर जहाज से तुलना किया है, राज्य रूपी जहाज को चट्टानों की ओर ले जा रही थी। अब चट्टान से टकराएगा तो फिर क्या होगा आपको पता है। विसेंट फ्रोनिन ने राजा और रानी के बारे में विस्तार से लिखा और इतिहास में जिस तरह से दोनों को बदनाम किया गया था उसे उजागर करने की कोशिश किया। अब देखिए, एक व्यक्ति यहां पर ऐसे भी महान हुआ जिन्होंने जबरदस्त तरीके से आलोचना किया। कहा कि लुई 16वां और लुई के पत्नी मैरी को जबरदस्त तरीके से इतिहास में बदनाम किया गया है। इन्होंने उनके बारे में काफी कुछ लिखा, काफी कुछ रिसर्च किया। कौन है? तो फ्रोनिन, है ना, याद रखिएगा फ्रोनिन। हो सकता है आपसे कुछ इसे कंसेप्चुअली क्वेश्चन बना करके पूछे। तो विसेंट फ्रोनिन जो है, विसेंट फ्रोनिन ने
लुई 16वां और उसके पत्नी के बारे में स्टडी करने के बाद उन्होंने लिखा कि इतिहास में उसे जबरदस्त तरीके से बदनाम किया गया था। उन्होंने कहा कि लुई का जो राजकाज है, लुई राजकाज में इतना डूब गया था कि उसकी पत्नी उससे दिन में बात भी नहीं कर पाती थी। अब सोचिए, अगर इस तरह का राजा हो तो राज्य स्वाभाविक है बढ़िया तरीके से चलेगा, संचालित होगा। लुई अपने राज्यकाज में इस तरह से डूबा हुआ रहता था, इस तरह से कार्य करता था कि मानो उसको पत्नी को कभी दिन में टाइम भी नहीं मिलता था कि वो बात कर सके। ठीक, ये फ्रॉनिन ने लिख रहा है। कौन लिख रहा है? फ्रॉनिन लिख रहा है। मेरी जो रानी है, मेरी जरूरतमंदों की मदद करती थी, उसी की देख रेख में गरीबों की सहायता करना फ्रांस में फैशन बन गया। अब मैरी के बारे में कहा कि जो मैरी बेफिजूल खर्च कर रही है या उसके बारे में जो विवेकहीन की बात कर रही है, ये गलत है। मैरी को गरीबों से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैरी उन गरीबों पर खूब खर्च करती थी, है ना। लेकिन जब मैरी उस पर खर्च की तो लोगों ने उसे बेफिजूल खर्च वाले महिला बता दी। लेकिन फ्रांस में उसी की देखा देखी आप देखेंगे, गरीबों की सहायता करना, मदद करना फ्रांस में एक फैशन बन गया, एक ट्रेंड आ गया, एक ट्रेंड चल गया कि गरीबों को सहायता करना चाहिए, गरीबों को मदद करना चाहिए। और ये काम सबसे पहले मैरी ने ही की थी। अब इस दो बात से आप समझ सकते हैं कि फ्रॉनिन जो है वो कैसे इन दोनों को उस सच्चाई की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है जिसे इतिहास में बदनाम कर दिया। क्रांति के पूर्व वर्साई में जनता की कमाई को पानी की तरह उड़ाया जाता था। दरबार को जनता राष्ट्र की समाधि कहते थे। दरबार को जनता राष्ट्र की समाधि कहते थे। फ्रांस की कानून व्यवस्था में कोई एकरूपता नहीं थी। वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कानून लागू था और इसके अनुसार जहाँ एक जगह कानून वैध हो जाता था, वहीं दूसरी जगह वो कानून अवैध हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि फ्रांस में जो कानून थी वो कानून व्यवस्था ही गलत थी। जो नियम था वो नियम व्यवस्था ही पूरा का पूरा गलत था। जहाँ पर कानून एक वैध है, वही वाला कानून दूसरे जगह में सेम कंडीशन में वो अवैध घोषित हो जाता था। तो भाई बढ़िया है ना कि हम वैसे जगह में जाकर के बसे जहाँ उस कानून से हम बच सकें। प्रांतीय शासन के लिए समस्त देश दो प्रकार के प्रांतों में बटा हुआ था। ये दो प्रकार हमेशा याद रखिएगा, है ना। हालांकि देखिए कुछ बात आपको जानना भी जरूरी है ना। क्या करना है? जानना भी जरूरी है। कौन कौन है? पहला है गवर्नमेंट और दूसरा है जेनेरालिते। ठीक है, पहला गवर्नमेंट के जो संख्या है वो 40 था और इसमें उच्च वर्ग के कुलीन लोग आते थे। कौन लोग आते थे? उच्च वर्ग के कुलीन लोग। जो गवर्नमेंट के गवर्नर होते थे वो इस पद पर यही लोग आते थे और इन्हें वेतन रूपी धन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? वेतन रूपी धन दिया जाता था। गवर्नर के काम क्या था? राज दरबार में रह करके ऐश्वर्य का जीवन बिताना। क्या गजब का काम था, अच्छा लगा मुझे। अगर ऐसा आपको काम मिले तो कितना पीओमे में जाकर के ऐश्वर्य के जीवन बिताना, खाना पीना रहना है राजा के साथ, पेमेंट भी बढ़िया, वेतन भी बढ़िया, पीओमे में सुख के जीवन जीना। आप कमाई कर रहे हैं, आप धन कमा रहे हैं, संपत्ति अर्जन कर रहे हैं ताकि आपका जीवन ठीक ठाक चल सके, आप कठिनाइयों में जीवन व्यतीत ना कर सके। अगर आपको जॉब ही उसी तरह का दे दिया जाए कि खाना पीना और सुतना है, उसके बदले आपको वेतन दिया जाएगा, तो देखिए जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट जो है इसका अधिकारी गवर्नर, संख्या 40। इसमें लोग जो आते थे वो उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग थे। वेतन के रूप में क्या मिलता था? धन मिलता था। काम इसका था राज दरबार में रह करके ऐश्वर्य के जीवन व्यतीत करना। ठीक। जेनेरालिते, क्या नाम है? जेनेरालिते। अब जेनेरालिते इसका वास्तविक काम, ठीक है, वास्तविक काम क्या था? इसकी संख्या 34 थी, 8 कम थी। शासन राजा द्वारा नियुक्त एदांता, क्या कहलाता था? राजा द्वारा नियुक्त होता था। शासन में राजा द्वारा नियुक्त होता था जिसे एदांता कहा जाता। उच्च बुर्जुआ या कुलीन वंश के लोग आते थे इसमें। इसकी शक्ति प्रांतों में उसी तरह सीमित थी जैसे केंद्र में राजा के पास। अब जितना शक्ति केंद्र में राजा के पास है उतना शक्ति प्रांतों में इनके पास है। एक्चुअली ये वास्तविक काम यही करता था,
यही था, है ना, प्रांतों में काम करने का ये। तो आप रखिएगा दो भागों में, गवर्नमेंट और दूसरा जेनेरालिते। क्या नाम है? दूसरा जेनेरालिते। एक की संख्या 40, दूसरी की संख्या 34। इसमें उच्च वर्ग के कुलीन लोग आते थे और उसमें एदांता जो राजा के द्वारा नियुक्त होता था, ये गवर्नर कहलाते थे और इसके बाद वहाँ पर एदांता कहलाते थे। ये वेतन के रूप में धन पाते थे और इसके बाद उसमें हम देखते हैं कि नहीं, वो केंद्र में जैसे राजा शक्तिशाली होता था उसी तरह से प्रांतों में शक्तिशाली वो होता था। फ्रांस में स्थानीय स्वशासन का कोई अस्तित्व नहीं था, मतलब कोई स्थानीय लोकल गवर्नमेंट नहीं था, है ना। स्थानीय प्रशासन भी वर्साई के राजमहल से ही संचालित होता था, मतलब गांवों में जो संचालन होता था शासन व्यवस्था का, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये गांवों से ही होता था। कहाँ से होता था? गांवों से ही होता था। क्लियर हो गया? पूरे देश में 385 प्रकार के न्याय विधान थे। पूरे देश में 385। और हमने क्या कहा कि हर जगह भिन्न भिन्न था, है ना, विभिन्न तरह के था। क्या था? विभिन्न तरह के। अगर कोई एक जगह यहाँ पर वैध हो रहा है तो यही कानून सेम यहाँ पर अवैध माना जाता था। क्या माना जाता था? अवैध माना जाता था। ठीक। वॉल्टेयर ने कहा किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदलते हुए मिलते हैं। ठीक है, कहता है कि किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदलते हुए मिलते हैं। क्या करता है? बदलते हुए मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब जिस तरह से आप यात्रा करते हैं, क्षेत्र बदलते हैं, उसी तरह से सरकारी कानून भी बदलते जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं सामाजिक दशा। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से हमारा बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सामाजिक स्थिति। ठीक है, पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांसीसी समाज सामंती व्यवस्था पर अवलंबित था, मतलब आधारित था। क्या था? आधारित था। ठीक है, पुरातन व्यवस्था में फ्रांस की समाज जो थी वो सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उसके जन्म के आधार पर सिद्ध था, बटा हुआ था, निर्धारित किया हुआ था। सामंती व्यवस्था में जन्म के आधार पर काम बटा हुआ है, वो किस तरह से उसको क्या काम करना है वो पहले से निर्धारित थी। समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्ग में विभक्त था? 3 वर्ग में। हमने बताया, पहला प्रथम स्टेटस, दूसरा स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट। प्रथम में पादरी, दूसरा में सामंत या कुलीन और तीसरा में साधारण वर्ग या बुर्जुआ वर्ग। ठीक, ये तीनों याद रहेगा। फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं तो समझना होगा। प्रत्येक वर्ग के भीतर विभिन्न वर्ग भी थे, मतलब अलग अलग वर्ग भी थे, जो सुविधा और अधिकार की दृष्टि से बटा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वर्ग का विभाजन किसी और कारण से हो, बल्कि वर्ग का विभाजन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वर्ग का विभाजन आपको देखने को जो मिलता है वो कहीं ना कहीं अधिकार और सुविधा के आधार पर मिलता है। किसके आधार पर मिलता है? सुविधा और अधिकार के आधार पर मिलता है। पहला हम लोग जब बात करते हैं पादरी का, किसका बात करते हैं? पादरी। तो ये रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी होते थे। कौन है? पादरी कौन होते थे? तो रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी होते थे और इस चर्च का अपना स्वतंत्र संगठन, कानून, न्यायालय और कारारोपण के अधिकार था। मतलब कहने का मतलब ये है कि चर्च भी एक तरह से राज्य था, है ना। जिस तरह से राज्य के पास अपना कानून है, न्यायालय है, कर लगाने का अधिकार है, उसी तरह से इस पादरी के पास भी अधिकार था। इसलिए कहा जाता है ना, कि राज्य के अंदर राज्य। चर्च टाइथ नामक कर वसूलता था। ये सवाल हमेशा याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइथ पूछेगा। टाइथ किस प्रकार का कर था? तो ये एक धार्मिक कर था और ये पादरी लोग लगाते थे, चर्च के द्वारा लगाया जाता था। टाइथ याद रहेगा। टाइथ किस प्रकार के कर है? धार्मिक कर है। देश का जमीन जो है वो लगभग जमीन का 5वां भाग चर्च के पास होता था, मतलब 100/5 इंटू कितना हो जाएगा? 20% जमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चर्च के पास होती थी। अनैतिकता और सांसारिकता, भ्रष्टाचार और विशेषाधिकारों के कारण यह एक मृत प्राय संस्था हो चुकी थी। ठीक है, क्या हो चुकी थी? मृत प्राय संस्था। यहां आपको 2 वर्ग देखने को मिलेगा। पादरी में 2 वर्ग, बड़े पादरी और छोटे पादरी। अब इसमें विशेषता मैं एक लाइन में समझाऊं तो बड़े पादरी राजा के तरफ और छोटे पादरी जो है वो सामान्य वर्ग की तरफ। सामान्य
वर्ग की तरफ झुकाव रखते थे। ये राजा की तरफ झुकाव रखता था, ये सामान्य वर्ग की तरफ झुकाव रखता था। परिणामतः इन दोनों में क्या घृणा होती थी एक दूसरे से, क्या होती थी? घृणा होती थी। क्लियर हो गया? दो तरह के पादरी, बड़े पादरी, छोटे पादरी। उसमें क्या है? सारी सुख सुविधा एवं अधिकार बड़े पादरी के पास होता था। सारा का सारा सुख सुविधा या अधिकार जो है वो बड़े पादरी के पास था, छोटे पादरी के पास कोई अधिकार नहीं था। पादरी की श्रेणी में है लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं है। AWS की कहानी सुने। AWS क्या है? आरक्षण संबंधी व्यवस्था है। जनरल कैटेगरी में जन्म ले लिया, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति इतना गरीब है कि एक शेड्यूल ट्राइब के परिवार उससे अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तो इस परिस्थिति में सोचा कि भाई ये जो जन्म के आधार पर जनरल आ रहे हैं और ये इनकी स्थिति बड़ा बदतर है, तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था हो। अब कोई अन्यथा नहीं लीजिएगा कि सर ने इस बात को कटाक्ष कर दिया। तो बड़े पादरी और छोटे पादरी में हम देखते हैं कि ये बड़े पादरी के पास सारा सुख सुविधा है, छोटे पादरी के पास किसी तरह का सुख सुविधा नहीं है। लेकिन ये जन्म ले रहा है पादरी में। कहां पर जन्म ले रहा है? पादरी में। तो पादरी का नाम हो रहा है। चर्च के पास पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के भी अभिमोचन या सेंसरशिप का अधिकार भी बड़े पादरी के पास है। किस पुस्तक को छपना है, कौन से पुस्तक नहीं छपेंगे, कौन से पुस्तक प्रकाशित होंगे, किस भाषा में नहीं होंगे, किसको सेंसरशिप दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये सब का सब अधिकार चर्च के पास था। चर्च के अधिकार को देख करके कहा गया कि फ्रांस में राज्य के अंदर राज्य है। तो आपको पूछेगा कि राज्य के अंदर राज्य किसके बारे में कहा गया है? तो ये चर्च के बारे में कहा गया, क्योंकि चर्च स्वयं एक राज्य था। बड़े पादरी चर्च के संपत्ति का खुलेआम उपयोग करते थे, पूरा पानी की तरह। ये लोग हमेशा भोग विलास में डूबे रहते थे, जबकि छोटे पादरी का जीवन कष्टमय व्यतीत होता था। और आपको बता दें, मानो छोटे पादरी का जीवन ऐसा व्यतीत होता था जैसे एक किसान का जीवन व्यतीत हो रहा है। खर्च के सभी कार्यों का चर्च का सभी कार्यों का संपादन छोटे पादरी ही करता था और भिक्षुकों की तरह वह जीवन व्यतीत करता था। ये लोग बड़े पादरियों को देखकर जलते थे। परिणामतः इसका झुकाव शोषित जनसाधारण की ओर बढ़ने लगा और फ्रांस की क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान भी रहा। उच्च पादरी वर्ग में आर्क बिशप पद था। इस पर प्रायः कुलीनों का पुत्र ही आते थे। जो आर्क बिशप बनते थे ना, आप गोवालम में पढ़े कि आर्क बिशप पुर्तगालियों के शासनकाल में नियुक्त किया गया है ना, उसी तरह से इस आर्क बिशप पर सिर्फ और सिर्फ कुलीन के पुत्र आते थे। छोटे पादरी में प्रायः कृषक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। दूसरा कुलीन वर्ग है। कौन है हमारा? कुलीन वर्ग। इस वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था। उन्हें किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, पादरियों को भी किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था, वो स्वयं कर लगाते थे। राज्य, चर्च तथा सेना के सभी उच्च पदों पर इसी कुलीन वर्ग के लोगों का ही अधिकार था। इनके पास एकाधिकार था। फ्रांस की समस्त भूमि का चौथा भाग, ध्यान रखिएगा, कोई पुस्तक में उल्टा गलत लिखा हुआ, ये चौथा भाग है ना, चौथा भाग मतलब 25% भूमि इसके पास थी, 20% भूमि चर्च के पास थी, 25% भूमि इस कुलीन के अधिकार में था। इस वर्ग में धनी अमीर दोनों लोग थे और दोनों समान रूप से किसानों को चूसते थे। चूसने का मतलब समझ रहे, सामंती व्यवस्था में क्या, ये लोग किसानों से तरह तरह के सामंती कर लगाते और उससे बैगार लेते थे। कुलीनों के जो पालतू पशु होते थे वो कृषकों के खेत उजाड़ते थे और बेचारा कृषक कुछ नहीं कह पाता था। कृषक जो है उसे कुछ नहीं कह पाता था, है ना। पूरे पालतू पशु उनके फसल नष्ट कर दिए, कुछ भी कर दे, वो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी जागीरों में आटे की चक्कियां, शराब की भट्टियां, तंदूर आदि खोल रखा था। बड़ा मजेदार वाली बात है, फ्रांस में ये कहानी बड़ी चलती थी कि वहाँ के साधारण जनता को भी सामंतों के यहाँ भट्टी में दारू चुआना होता था, शराब चुआना होता था और उन्हीं के तंदूरी में रोटी सेकना होता था। उन्हीं के
आटा चक्की में गेहूं पिसवाना होता था। ठीक, तो इनके पास जो जमीन थी उस जमीन में इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी और सारे व्यवस्था में उपभोग था, मतलब कि सारा का सारा साधारण जनता को उन्हीं के पास आना था। परिणामतः वो मनमानी उससे कर वसूलते थे। क्या करते थे? मनमानी कर वसूलते थे। यदि कोई किसान अपना जमीन बेचता था तो उसे मूल्य का 5वां भाग भी देना पड़ता था। देखिए क्या मजेदार वाली बात है। ये सब एक एक लाइन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप समझने की भी कोशिश कीजिए कि किस तरह के फ्रांस में व्यवस्थाएं थी, है ना। अगर कोई किसान अपना जमीन जैसे बेच दिया, ठीक, तो बेच तो दिया लेकिन उसका 5वां हिस्सा कुलीन को पहुंचाना होता था। जैसे अब कहेंगे किस कुलीन को देना होता था? उस समय भी मीरा के रूप में बटा हुआ था। मतलब कि आपको समझाए मैं तो आप समझिए कि मान ले ये एरिया है, यहाँ पर कोई कुलीन वर्ग है ना, कुलीन सामंत, इसके अधीन में 50 किसान है। अब ये 50 किसान अगर अपना जमीन बेचता है एक कुलीन वर्ग की तो 5वां भाग देना पड़ता था। ठीक है, कितना भाग देना पड़ता था? 5वां। मतलब 100 रुपया का जमीन में 20 रुपया उनको पहुंचाना पड़ता था। यहां तक जब किसान आपस में झगड़ जाते तो कुलीन वर्ग जुर्माना लगा करके भी फैसला सुनाते थे। मतलब आपस में झगड़ा का निपटारा करते थे और जुर्माना अपने मन से लगा देते थे, मनमानी ढंग से लगा देते थे। थियर्स का कहना है कि बगावत राजगद्दी के विरुद्ध कम था, कुलीन वर्ग के अत्याचारों के विरुद्ध अधिक थी। मतलब फ्रांस की क्रांति जो हुई ना, वो कहीं ना कहीं बगावत जो है वो फ्रांस की क्रांति का इसमें कहता है कि राजगद्दी के विरुद्ध कम था लेकिन कुलीनों का जो अत्याचार था उसके विरुद्ध में अधिक था। तो ये बात कौन कर रहा है? थियर्स महोदय कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहें तो अधिकांश कुलीन वर्ग अपनी जागीर से हटकर वर्साई में रहते, परिणामतः जनता से संपर्क टूटा। जब आवश्यकता पड़ी तो वह जनता का नेतृत्व नहीं कर सका। बढ़िया परिणाम हुआ, एक पॉजिटिव व्यू में ये बात गई, है ना। कहता है कि कुलीन वर्ग वर्साई के महल में रह रहे हैं, जनता से उसका संपर्क धीरे धीरे टूटा। जब जनता ने बगावत किया तो जनता का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा। इस समय जनता को एक फायदा हुआ। इस प्रकार वर्साई ने फ्रांसीसी सामंती वर्ग के राजनीतिक और नैतिक पतन को पूरा कर दिया और राजनीतिक रूप से, है ना, राजनीतिक रूप से सामंत वर्ग को नापुंसक बना दिया। इन लोगों का जो काम था जनता के साथ कनेक्ट रहना, जनता का नेतृत्व करना, है ना, जनता के सभी कार्यों में सहयोग करना, लेकिन ये वर्साई के महल में रहे, जनता के साथ संपर्क टूटा और राजनीतिक रूप से ये नापुंसक हो गए। जरूरत पड़ी तो ये जनता का नेतृत्व नहीं कर पाए। फाइनली विद्रोह जनता के पक्ष में चला गया। रक्षा के रूप में इसे द्वितीय वाल समझा जाता था। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे सवाल पूछे कि रक्षा के रूप में द्वितीय वाल किसे समझा जाता था? साधारण जनता को, पादरी को, सामंत को या फिर राजा को? तो राज्य के दूसरा वाल, है ना, राज्य के दूसरा वाल सामंत को समझा जाता था। किसे समझा जाता था? सामंत को राज्य का दूसरा वाल, दूसरा दीवार समझा जाता था। अब आइए साधारण वर्ग के बारे में समझते हैं। हम लोगों ने पादरी की स्थिति, पादरी का कार्य, पादरी का कर्तव्य देख लिए। सामंत या कुलीन वर्ग का कार्य, कुलीन वर्ग का कर्तव्य देख लिए। हर एक बात बड़ा आसानी तरीके से समझ में आ गया। साधारण वर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो देश के लगभग 94% जनसंख्या इसी में आते थे। 94%। मोटे तौर पर इस वर्ग में मध्यम वर्ग, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहते थे, दस्तकार एवं मजदूर आता था। ठीक है, बुर्जुआ या मध्यम वर्ग, दस्तकार और मजदूर वर्ग आते थे। मध्यम वर्ग में भी था साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, सरकारी कर्मचारी। ये सारे बुर्जुआ वर्ग में गिने जाते थे, है ना। किस में गिने जाते थे? बुर्जुआ वर्ग में। साहूकार है, व्यापारी है, शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, लेखक है, कलाकार है, सरकारी है, कर्मचारी है। लेकिन बड़े मजेदार वाली बात समझिए कि ये लोग इतने धनी होते थे, है ना, धनी होते थे, लेकिन इन्हें कोई अधिकार नहीं था। आपको एक बता दें कि अगर कहीं पे भोज चल रहा है,
तो भोज में इस तरह से लाइन बनाया जाता था, ठीक, लाइन बनाया जाता था और इस भोज में निश्चित किया जाता था कि ये पादरी का है, ये सामंत का है, ये पादरी का है, ये सामंत का है, साधारण वर्ग का है, ठीक। और अगर ये पादरी गरीब है, एक राजा एक मजदूर से भी गरीब है, तो भी उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा यहां पर समान है, गरीब है। और वही अगर साधारण वर्ग से, बुर्जुआ वर्ग से कोई पादरी से भी अधिक अमीर है, रॉयल लाइफ जीवन व्यतीत करता है, फिर भी उनकी अधिकार, उनकी स्थिति वहां पर है। तो समानता की लड़ाई थी फ्रांस की क्रांति, समझे क्या थी? फ्रांस की क्रांति समानता की लड़ाई थी। समानता की लड़ाई के लिए लोग लड़ रहे थे कि भाई अब फ्रांस में जो ये 3 वर्ग में भेदभाव है, वो भेदभाव खत्म। शासन के उच्च पदों को छोड़कर के लगभग सभी पद इन्हीं लोगों के हाथ में था, क्योंकि उच्च पद जो थे वो कुलीन वर्गों के हाथों में था। ये लोग पुरातन व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि पादरी एवं कुलीन वर्गों का व्यवहार इन लोगों के प्रति अच्छा नहीं रहता था और अच्छे अमीर होने के बावजूद भी इन्हें हेय दृष्टि से पादरी और कुलीन लोग देखते थे। ये वर्ग भी आर्थिक रूप से समृद्ध था, परंतु उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि सामाजिक भेदभाव इनके साथ ज़्यादा किया जाता था। इनका कहना था कि सभी राजकीय पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति हो, ना कि जन्म के आधार पर। हमने क्या कहा? जो बुर्जुआ वर्ग है ये समानता के लिए लड़े, समाज में समान अधिकार पाने के लिए लड़े। इनको राजनीतिक अधिकार चाहिए था, समृद्ध था। इन्हें गुहार लगाई इन्होंने कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति हो। वे धार्मिक असहिष्णुता, अभियोग के समय न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग, मनमानी गिरफ्तारियां तथा निर्दयी और विषम दंडों से काफी असंतुष्ट थे। मतलब सोचिए ना, जो निर्धारित था इन लोगों के लिए दंड, वो पादरियों के लिए नहीं था, वो कुलीन वर्ग सामंतों के लिए नहीं था। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि न्याय समान हो, धार्मिक व्यवस्था समान हो, हर क्षेत्र में लोगों को समान अधिकार मिले। तो समानता की लड़ाई थी फ्रांस की क्रांति। क्रांति का मुख्य नारा समानता था, इसे मध्यम वर्ग ने बुलंद कर दिया। क्रांति का नेतृत्व और संचालन इसी वर्ग के लोगों ने किया। इनके पास आर्थिक शिकायतें भी थी। वे समझते थे कि इस सामंती वातावरण में वाणिज्य व्यापार प्रगति नहीं कर रही है। उन्हें जगह जगह चुंगी देना पड़ता था और इसे अंत करने के लिए क्रांति आवश्यक था। ठीक, सामंती व्यवस्था में इतना टैक्स, इतना चुंगी, इतना तरह के कर इन्हें देना पड़ता था कि व्यापार वाणिज्य ठप हो चुकी थी, व्यापार वाणिज्य प्रगति नहीं कर रही थी। दूसरा, दस्तकार व मजदूर आते हैं। इनकी दशा अच्छी नहीं थी। इनको वेतन कम मिलता था और काम का समय बहुत ज़्यादा था। मतलब काम का कोई ठीक ठिकाना नहीं था और वेतन ना के बराबर मिलता था, ना के बराबर, है ना, काम कम और वेतन ना के बराबर। ये लोग मध्यम वर्ग के पूंजीपतियों के दया पर निर्भर करते थे और ये लोग मध्यम वर्ग के, ये बुर्जुआ वर्ग के जो पूंजीपति थे उनके यहाँ काम करते थे। दिन रात खटना, भरपेट खाना नहीं, अच्छा उचित वेतन नहीं, है ना, तो ये लोग भी आएंगे। कृषक वर्ग, तीसरा हमारा कृषक है। ठीक है, क्या है? कृषक है। तो अब कृषक वर्ग के बारे में समझिए। कहता है इनकी दशा सबसे अधिक खराब थी। फ्रांस में कृषक 2 वर्ग में विभक्त था। एक स्वतंत्र किसान था और अर्धदास किसान था। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि का मालिक होता था। क्या होता था? स्वतंत्र किसान अपनी भूमि का मालिक था और अर्धदास किसान अपनी इच्छा से अपने मालिक जमींदार की भूमि को त्याग कर बाहर नहीं जा सकता था। मतलब दोनों का कंडीशन देखिए। एक तो था जो स्वतंत्र किसान था, स्वतंत्र किसान अपनी भूमि का मालिक था, और अर्धदास किसान जो है वो इच्छा से अपने मालिक के, है ना, मालिक जमींदार के भूमि को त्याग कर कभी जा ही नहीं सकता था। आगे चल कर के देखेंगे कि शादी ब्याह भी इनके इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता था, जो अर्धदास थे। दोनों वर्ग के किसान कुलीनों के शोषण के शिकार थे। उन्होंने राज्य, चर्च तथा जमींदार को अनेक प्रकार के कर तथा नजराना देना पड़ता था। सामंती अत्याचार से उनके मन में घृणा पैदा हो गई। अन्नदाता को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था। जो खेती कर रहा है, जो अनाज उपजा रहा है, उसे ही खाने को मिल नहीं रहा था। कृषकों को घोर असंतोष फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण बन गया, है ना। क्या बन गया? मुख्य कारण बन गया। ध्यान रखिएगा।
जो बुर्जुआ वर्ग के लोग कुलीन पद खरीदकर कुलीन वर्ग में प्रवेश कर जाते थे उन्हें नॉवेलिटी ऑफ द रॉब्स कहते थे। देखिए ध्यान रखिएगा, नॉवेलिटी ऑफ द रॉब्स किसे कहा जाता था? तो जो बुर्जुआ वर्ग के व्यक्ति हैं और कुलीन पद को खरीद लिया उन्हें नॉवेलिटी ऑफ द रॉब्स कहते थे। और परंपरागत कुलीन को क्या कहा जाता था? नॉवेलिटी ऑफ द शॉर्ट्स। तो ये दोनों याद रखिएगा, शॉर्ट्स जो परंपरागत है, परंपरागत, ठीक है, याद रहेगा, और जो रॉब्स नया है, जो खरीदा है पोस्ट को खरीद करके, मतलब वो कुलीन में बदल जा रहा है ना, उसे क्या रॉब्स और शॉर्ट्स किसे? परंपरागत कुलीन हुआ। तो ये था हमारा समाजीकरण। बाकी मुझे उम्मीद है कि जब मैंने बात किया आपसे ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। हम लोग सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा देख लिए, पूरा फॉर्मेशन समझ लिए। अब इसके बाद की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और लगातार हमारे साथ बने रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।